एवरीवन, दिस इज कनिष्का। वेलकम बैक टू द चैनल। आज वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है, पर हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम आज के वीडियो में इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी समझेंगे। टॉपिक्स यहाँ कवर होंगे: इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, स्कैरसिटी, चॉइस, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स एलोकेशन। अब यहाँ पे टॉपिक पे सीधा जंप करने से पहले हम एक इमेजिन करते हैं सिचुएशन कि आपके पॉकेट में पड़े हैं 1000 रुपीज। आपके पास 2 घंटे है फ्री उसको 1000 रुपीज को यूज करने के लिए। अब आप उसमें क्या करेंगे? या तो आप बुक्स खरीद सकते हैं, या आप मूवी वॉच कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकते हैं, और या तो उस पैसों को सेव कर सकते हैं। आप एक या दो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, पर नॉट ऑल। आप सारे ऑप्शंस एक साथ चूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको लेनी पड़ेगी एक डिसीजन, यहाँ पे आपको चॉइस बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप सब कुछ एक साथ नहीं ले सकते। तो यहाँ पे चॉइस बनाने को, डिसीजन मेकिंग को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो यहाँ से इकोनॉमिक्स हमारी शुरू होती है। अब एक इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी एक सिस्टम है जहाँ पे हम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन के डिसीजन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैसे, कौन सी सोसाइटी इन डिसीजन को कैसे ऑप्टिमाइज करती है, उसी को इकोनॉमी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी, तो सब अलग होते हैं। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैसे होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, एंड उसका एंड यूजर जो कंजप्शन है वो किस वे में होगा। क्या वो कैपिटल गुड है, क्या वो इंटरमीडिएट गुड है, क्या वो कंज्यूमर गुड्स है, तो एंड यूजर उसका क्या होगा, कौन सा गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये आंसर्स करती है हमारी इकोनॉमी। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर इकोनॉमी करती है। अब इकोनॉमिक्स क्या होती है? तो इकोनॉमिक्स स्टडी होती है उसी इकोनॉमी की। जो हम इकोनॉमी पढ़ के आए हैं, इसी स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे लोग कैसे अपनी चॉइसेस, क्या डिसीजन बनाते हैं, जहां पे उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं पर वांट्स अनलिमिटेड होती है। वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर कर बहुत कम कर सकते हैं क्योंकि उनके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो कैसे वो चॉइस बनाएंगे, अपना डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे, उसी की स्टडी को, उसकी पढ़ाई को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब इसमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कैसे कैसे प्राइजेस चेंज होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है मार्केट में, इन्फ्लेशन जो प्राइजेस बढ़ते रहते हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो क्यों हो रहा है, कुछ कंट्रीज पुअर क्यों हैं और कुछ कंट्रीज रिच क्यों हैं, कुछ कंट्री डेवलप हैं एंड कुछ अंडर डेवलप्ड हैं, वो क्यों हैं। तो ये सारा ही डिसीजन मेकिंग इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे। अब बेसिक डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की एंड इकोनॉमी की हम समझ चुके हैं। अब डिफरेंस देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है एंड इकोनॉमी एक सिस्टम है। इकोनॉमी का मतलब है इंडियन इकोनॉमी, एंड उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हम इकोनॉमिक बिहेवियर इन द सेंस कि एक पर्सन है वो कैसे डिसाइड करता है क्या प्रोड्यूस करना है, क्या कंज्यूम करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स बोलेंगे। एंड वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं रियल मार्केट में, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी में, इंडिया में, तो उसको हम इकोनॉमी में कंसीडर करेंगे। यहाँ पे थ्योरीज आ जाती हैं, पर यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी हम डील कर रहे हैं। इकोनॉमी का मतलब होता है हम रियल लाइफ में डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे रियल फंक्शनिंग आ जाती है, कैसे एक्टिविटीज हो रही हैं, मतलब प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर तक एंड कंज्यूमर से लेके फिर से प्रोडक्शन तक, कैसे हम विशेष सर्कल में यहाँ पे घूम रहे हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स होती है सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, हम इसको पढ़ते हैं, एंड इकोनॉमी होती है एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा सिस्टम जिसको पढ़ा जाता है इकोनॉमिक्स में। तो बेसिकली आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स लेते हैं मेडिकल साइंस को। मेडिकल साइंस क्या होती है? पढ़ते हैं हम, किसको पढ़ते हैं? ह्यूमन बॉडी को पढ़ते हैं। तो इकोनॉमी ह्यूमन बॉडी हो गई एंड इकोनॉमिक्स मेडिकल साइंस हो गई। अब मेडिकल साइंस में क्या होता है? हम बॉडी के बारे में ही समझ रहे होते हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी के बारे में ही समझ रहे हैं, इकोनॉमी के बारे में ही हम पढ़ते हैं, तो उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब हम इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ के हमें समझ आता है इंडिविजुअल कैसे डिसाइड करता है, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर कैसे डिसीजन लेते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं वो कैसे प्रॉफिट और लॉसेस करते हैं, कितना करते हैं और क्यों करते हैं, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ टैक्स इंपोज करती है और क्यों करती है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रही है, कंट्री ट्रेड क्यों करती है एक दूसरे से। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप अपना एग्जाम्पल लीजिए कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब उस बिजनेस में क्या होगा? आप वहां पे डिसाइड करेंगे कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, आप किसका
बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप ट्रेड मॉडल कर रहे हैं, आप कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर जा रहे हैं, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर जा रहे हैं, आप कौन सा गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन सा कैपिटल गुड है, इंटरमीडिएट गुड है या कंज्यूमर गुड है, तो ये सब डिसीजन आप लेंगे। अब उसी बेसिस पे हम डिसाइड करोगे कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्यों प्रॉफिट हो रहा है, क्या हमारा माल बिक नहीं रहा है या डिमांड नहीं है या सप्लाई चेन में कुछ गड़बड़ है, इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है इकोनॉमी में। तो ये सब कुछ हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। अब इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल के लिए, जैसे कि मैं और आप, बिजनेसेस के लिए जो बड़े बड़े सीईओज होते हैं कंपनीज के, या प्रोडक्शन मेथड में जो बिजनेसेस हो रहे हैं, और गवर्नमेंट के लिए इक्वली यूजफुल है। अब हम इकोनॉमी चाहिए क्यों, हम इकोनॉमिक्स पढ़ तो रहे हैं पर हमें पढ़नी ही क्यों है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि एक इंडिविजुअल लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, स्कैर्सिटी मतलब हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम कैसे चूज कर रहे हैं किसी चीज को। तो यहाँ पे हमारी इनकम लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, लेबर लिमिटेड है, नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है, यहाँ पे अनगिनत ऑप्शन अनलिमिटेड और आ सकते हैं। हमारे पास सब कुछ ही लिमिटेड होता है, सारे रिसोर्स लिमिटेड हैं, स्कैर्स हैं, और हमें चॉइस बनानी पड़ रही है। तो ये इकोनॉमिक्स होती है स्टडी ऑफ चॉइस। हमें डिसाइड करना है कि क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, क्यों प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा इवॉल्व हुई है ओवर 250 इयर्स। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग अपनी डेफिनेशन दी है उनके टाइम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले स्टडी ऑफ वेल्थ, की वेल्थ की स्टडी है, कितना पैसा किसके पास है, कितनी वेल्थ है, वही इकोनॉमिक्स है। अल्फ्रेड मार्शल ने बोला ये स्टडी ऑफ मैनकाइंड है, मतलब ह्यूमन कैसे बिहेव करता है, ह्यूमन कैसे डिसाइड करता है, तो ये उसकी स्टडी को इकोनॉमिक्स बोला जाता है। लियोनल रॉबिन्स आते हैं फिर, एंड वो बोलते हैं ये तो स्टडी है स्कैर्सिटी की। हम चॉइस एंड स्कैर्सिटी के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे रिसोर्स को यूज करते हुए एफिशिएंटली हम डिसाइड करते हैं, चूज करते हैं, वही इकोनॉमिक्स है। एंड लास्ट में पॉल सिमुलसन आते हैं एंड वो बोलते हैं ये रिसोर्स का एलोकेशन कैसे करा जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से अपनी डेफिनेशन देते हैं। तो हम एक एक को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोले जाते हैं, सबसे पहले इकोनॉमिक्स के फादर बोले जाते हैं, इन्होंने ही डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की। 1776 में अपनी बुक पब्लिश करी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। इनकी बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन शॉर्टकट है। एंड इनकी डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, कि जितनी ज्यादा वेल्थ है उसकी स्टडी को ही कैसे वेल्थ कमाई जाए, उसको एक्यूमुलेट कैसे करें, प्रोड्यूस कैसे करें, उसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इनका फोकस था प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ पे, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ पे एंड नेशनल प्रॉस्पेरिटी पे, मतलब आप नेशन वाइज कितने प्रॉस्पेरस हो सकते हैं उसको यहाँ पे इन्होंने वेल्थ डेफिनेशन नाम देके इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ पे इनकी डेफिनेशन की लिमिटेशन थी कि इन्होंने ह्यूमन वेलफेयर को इग्नोर कर दिया था। ह्यूमन वेलफेयर को फिर लाए अल्फ्रेड मार्शल इन 1890 अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जिसमें अल्फ्रेड ने फोकस शिफ्ट किया वेल्थ टू पीपल। यहाँ पे ये मैनकाइंड की बात करते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मतलब ऑर्डिनरी पर्सन कैसे डिसाइड करता है अपनी लाइफ में या बिजनेसेस में, तो वो डिसीजन मेकिंग को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये बोला था अल्फ्रेड मार्शल ने। अब अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन वेलफेयर डेफिनेशन थी, ये फोकस करते हैं ह्यूमन वेलफेयर पे, मटेरियल वेलबींग पे, और ये बोलते हैं कि वेल्थ इंपॉर्टेंट है बट पीपल की लाइफ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वेल्थ ही पीपल की लाइफ को इंप्रूव करती है। इनकी लिमिटेशन ये थी कि इन्होंने स्कैर्सिटी और ग्रोथ को इग्नोर कर दिया था, जो कि आगे लायनल रॉबिन्स ने इंप्रूव कर दिया। लायनल रॉबिन ने 1932 में अपनी बुक एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में, तो इन्होंने अपनी बुक में बताया कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कैर्ड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो इन्होंने बोला ह्यूमन बिहेवियर को तो हमने नोटिस करना ही है, उसकी स्टडी करनी है, बट अनलिमिटेड वांट्स के साथ, स्कैर्स रिसोर्सेज के साथ, उसके भी रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, उन सबको हमें फोकस में लेके ही इसको स्टडी करना है। तो रॉबिन ऑब्जर्व दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड, तो इन्होंने ये भी अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड किया। इनको बोला जाता है स्कैर्सिटी डेफिनेशन। तो यहाँ पे स्कैर्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्होंने फोकस किया था। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। इनकी डेफिनेशन की लिमिटेशन थी, ये बहुत ज्यादा स्टैटिक थी, टू द पॉइंट थी, बहुत स्टैटिक थी, एंड इग्नोर कर दिया था डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि पॉल सिमुलसन ने पूरा किया 1948 में अपनी बुक इकोनॉमिक्स में।
इनकी बुक का नाम इकोनॉमिक्स था, जिसमें ये स्कैरसिटी की बात करते हैं, एलोकेशन की बात करते हैं, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को फर्दर एक्सपैंड कर दिया था, जिसको बोला गया ग्रोथ एंड वेलफेयर डेफिनेशन। एंड यहाँ पे स्कैरसिटी लॉन्ग रन ग्रोथ एंड वेलफेयर से कंपेयर की जाएगी, कंबाइन की जाएगी उसके साथ। इन्हीं की डेफिनेशन वाइडली एक्सेप्टेड है मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बट लिनल रॉबिन्स की भी डेफिनेशन, स्कैरसिटी डेफिनेशन भी वाइडली एक्सेप्टेड की जाती है बहुत जगह। इनकी लिमिटेशन थी, ये बहुत ज्यादा डायनामिक थी डेफिनेशन, बहुत कुछ इंक्लूड करती थी, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थी। तो ये इनकी स्टडी, इनकी डेफिनेशन के बेसिस पे इकोनॉमिक्स की स्टडी बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है। नेक्स्ट हम कंपैरिजन देखते हैं एडम स्मिथ, जो कि ईयर 1776 में अपनी बुक में बोलते हैं कि वेल्थ ही इकोनॉमिक्स है, इनका फोकस वेल्थ पे था। अल्फ्रेड मार्शल 1890 में अपनी बुक में बोलते हैं ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, मैनकाइंड के बारे में, तो वेलफेयर पे इन्होंने फोकस किया था। लियोनल रॉबिन्स ने बोला स्कैरसिटी के बारे में, चॉइस के बारे में, तो स्कैरसिटी और चॉइस पे इनका फोकस था। एंड लास्ट में पॉल सिम्युल्सन ने 1948 में बोला स्कैर्स रिसोर्सेज के साथ साथ उसकी एलोकेशन, मतलब ग्रोथ एंड रिसोर्स भी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन पे इनका बहुत ज्यादा फोकस था, जो कि वाइडली एक्सेप्ट की जाती है ये दोनों। आगे हम देखते हैं ह्यूमन वांट्स के बारे में। तो ह्यूमन वांट्स आपको पता है एंडलेस रहती हैं। एग्जांपल, हमें खाना भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, हाउस भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, हेल्थ केयर भी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, एंड ये लिस्ट गोइंग ऑन है, सो ऑन चलती रहती है। हमें बहुत कुछ चाहिए। तो ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, एक सेटिस्फाई होती है दूसरी अराइज हो जाती है। तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, यहाँ से हमने ये सीखा। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज मतलब जो जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है किस किस रिसोर्स की, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड अपने आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो उस लैंड पे डिसाइड करेगा, एफिशिएंसी लैंड की हम देखेंगे। लेबर पे डिसाइड करेगा कितना प्रोड्यूस किया जाता है, लेबर स्किल्ड है या अनस्किल्ड है। कैपिटल आपके पास कितना है, फंड्स कितने हैं उस पर डालने के लिए, और आपके पास आइडिया क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप हम देखते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स फाइनाइट होते हैं, टाइम भी लिमिटेड होता है, इनकम भी लिमिटेड होती है, तो सब कुछ ये लिमिटेड है, और लिमिटेड को हम बोलते हैं स्कैर्स। तो यहाँ पे रिसोर्सेज हमारे स्कैर्स हैं। अब स्कैरसिटी का मतलब ही वही होता है कि रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, मतलब रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड है पर वांट्स अनलिमिटेड हैं। तो रिसोर्सेज लिमिटेड के साथ साथ ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, तो इससे स्कैरसिटी आ जाती है। स्कैरसिटी में हमें चूज करना पड़ता है, एंड उसी चॉइस पे बेसिस पे ये हम बताते हैं कि कौन रिच है या कौन पुअर है, उनके डिसीजन के बेसिस पे। एग्जाम्पल, लैंड लिमिटेड है, वाटर लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, इनकम लिमिटेड है। तो स्कैरसिटी बेसिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अकर होगी तो उसका बेसिक स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी से ही वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। अब स्कैरसिटी से हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं चॉइस की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, एंड रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब चॉइस देखते हैं। चॉइस क्या होती है? चूज मतलब एक ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, एंड उसमें से आपको चूज करना पड़ता है। तो एक स्टूडेंट के पास अगर 500 रुपए हैं, वो उस 500 रुपए में से बुक्स खरीद सकता है, क्लॉथ्स खरीद सकता है, एंड मूवी की टिकट ले सकता है, पर सब कुछ एक साथ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे उसके लिए चॉइस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि एक चॉइस करनी जरूरी होती है, आप सब कुछ एक साथ नहीं ले सकते। सिंस रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, पीपल मस्ट चूज, पीपल को चूज करना भी पड़ता है। मेकिंग वन चॉइस मीन्स गिविंग अप अनदर। अगर आप एक चूज कर रहे हैं तो दूसरा आपको छोड़ना पड़ेगा, ये साइंस है, ये लॉ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज सैक्रिफाइस्ड व्हेन चॉइस इज मेड। अगर हम एक चूज करते हैं तो उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव हमने जो सैक्रिफाइस किया है उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अब हम एग्जांपल इसी का देख लेते हैं। एक स्टूडेंट के पास 500 रुपए थे, अगर इसने चूज किया कि मैं बुक्स खरीदता हूं, तो इसने सेक्रीफाइस क्या कर दिया? क्लॉथ्स एंड मूवी इसने सेक्रीफाइस कर दी। पर अगर इसके पास बुक्स लेने का ऑप्शन ही नहीं होता, ये ऑप्शन में बुक्स रखता ही नहीं, तो इसके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है जैसे, तो इसके पास नेक्स्ट क्या है? मूवी और क्लॉथ्स में से ये क्या चूज कर सकता है? तो फॉर एग्जांपल ये क्लॉथ्स चूज करता, तो इसका ये नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है। अगर ये बुक्स चूज ना करेगा तो ये क्लॉथ्स चूज करेगा, तो इसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है जो कि इसने सेक्रीफाइस किया है, एंड वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव विच इज सेक्रीफाइस्ड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जिस्ट बिकॉज स्कैरसिटी फोर्सेस चॉइस। अगर स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी से हमें चूज करना पड़ता है, एंड चूज से ही, ऑप्शंस में से एक चूज करने से, डिसीजन मेकिंग से ही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जिस्ट करती है।
प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन मीन्स क्रिएटिंग यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस। हम यूजफुलनेस क्रिएट कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं गुड्स को, सिंपली हम उसकी यूजफुलनेस क्रिएट कर रहे हैं। एंड यूजर उसका उस चीज को कैसे यूज करता है, यूटिलिटी उससे कितनी मिलती है, कितना यूजफुल है और कितना नहीं है, ये हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है प्रोडक्शन। जैसे कि फार्मर वीट ग्रो करता है, टीचर एजुकेट करती है, डॉक्टर हेल्थ केयर में है, एंड बैंक प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पे गुड्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड ये सारी सर्विसेज भी प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये सब एक्टिविटीज से हम वैल्यू क्रिएट करते हैं, तो इसी को प्रोडक्शन बोला जाता है, जहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट हो रही हो, किसी को कुछ ना कुछ मिल रहा हो। अब फैक्टर्स क्या है प्रोडक्शन में? प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें, क्या क्या रिसोर्सेज यूज होते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड यहाँ पे प्रोवाइड करता है हमें, लैंड मतलब इनकम, हमें रिवॉर्ड्स क्या मिलते हैं इसके, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है उसके आइडिया के बेसिस पे। These factors work together to produce goods and services। अब इन सभी फैक्टर्स को हमें साथ में यूज करना पड़ेगा ताकि हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाए प्रोडक्शन मेथड में। लास्ट आ जाता है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स तो हम समझ गए क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं वो भी, उसमें से हमें चूज करना पड़ता है। अब एलोकेशन क्या होता है, उसको एलोकेट कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर इंडिया के पास 100 रुपए है, इंडिया के पास सिर्फ 100 रुपए है, तो उस 100 रुपए में कितना डिफेंस में जाएगा, कितना एजुकेशन में जाएगा, कितना हेल्थ में जाएगा, कितना मिनिस्ट्रीज में जाएगा, कितना कॉमन आदमी के पास जाएगा, कितना इनकम्स में जाएगा, कितना किस फैक्टर्स में जाएगा, कितना किस प्रोडक्शन में चला जाएगा। तो ये सभी चीजें एलोकेशन के बेसिस पे डिसाइड होती है कि कितना परसेंटेज किसको जाना चाहिए। अब ये डिसीजन बेस्ड होता है इकोनॉमी पे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की इकोनॉमी जो है वो दोनों मिक्स चलाते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी हैं एंड गवर्नमेंट भी चला रही है, तो यहाँ पे दोनों की बात हो जाती है। पर यहाँ पे 3 तरह की इकोनॉमी होती है। फर्स्ट है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का मतलब सब कुछ ही प्राइवेट इंडस्ट्रीज कर रही हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूएस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, तो वहां पे मार्केट इकोनॉमी फॉलो होती है, जहां पे प्राइस डिटरमाइन करते हैं एलोकेशन को, कि कहाँ से ज्यादा पैसा आ रहा है, कहाँ से ज्यादा पैसा इनकम बन रही है, एंड वहीं पे ज्यादा एलोकेट किया जाता है पैसे को। अब नेक्स्ट होता है कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है जहां पे गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड करती है। यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कहाँ पैसा कितना जा रहा है, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, कंजप्शन कैसे हो रहा है, तो ये सब डिसीजन गवर्नमेंट के हाथ पे होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नॉर्थ कोरिया ले सकते हैं, तो नॉर्थ कोरिया और क्यूबा ये कमांड इकोनॉमी के बेसिस पे चल रहे हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जहाँ पे मार्केट, प्राइवेटाइजेशन भी एंड गवर्नमेंट भी दोनों मिक्स्ड काम करते हैं, दोनों मिक्स काम करते हैं, दोनों साथ में काम करते हैं मिलके, तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो होती है, जहाँ पे आधा काम गवर्नमेंट संभालती है एंड आधा प्राइवेटाइजेशन संभालता है, प्राइवेट मार्केट संभालती है। मार्केट के बेसिस पे डिमांड एंड सप्लाई का हम डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझने वाले हैं सेंट्रली प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है जो आती हैं, पर उससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इफ रिसोर्सेज आर स्कैर्स व्हाई कांट द गवर्नमेंट सिंपली प्रिंट मोर मनी टू सॉल्व एवरीवन्स प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज स्कैर्स है, लिमिटेड है, पर यहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में है प्रिंट करना, पैसा प्रिंट करती है गवर्नमेंट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ज्यादा पैसा प्रिंट करके सबकी प्रॉब्लम्स खत्म क्यों नहीं कर देती? क्योंकि पैसे से तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई भी रिसोर्स खरीद सकते हैं, तो ज्यादा पैसा होगा, हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, सबकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, इकोनॉमी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तो इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट में दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।